हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रो अप। हम पढ़ रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। क्लास 11th के इस चैप्टर को हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, इसके फर्स्ट टॉपिक को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी एनसीईआरटी में कौन कौन से टॉपिक आपको गिवन है और फिर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम सारे टॉपिक को आराम से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को ही कंसाइज करके आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि विज्ञान क्या है, रासायनिक विज्ञान क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो यहाँ से हम अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें आपके टॉपिक्स जो है, आपके जो बुक में जो टॉपिक कवर होने इस चैप्टर में, वो होने हैं भारत के योगदान का मूल्यांकन, रासायनिक विज्ञान में जो प्राचीन भारत है उसका क्या एप्रिसिएशन रहे हैं, क्या उसका योगदान रहा है, इसको देखेंगे। उसके बाद हम समझेंगे द्रव की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। फिर हम देखेंगे द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिर हम देखेंगे वैज्ञानिक संकेतन यानी कि साइंटिफिक नोटेशन। फिर इस चैप्टर में आपको परिमाण और यौगिक के बारे में समझना है, प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। इसके बारे में आपको एसआई यूनिट एंड साथ में एसआई यूनिट के अलावा आपको यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आपका लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा इस चैप्टर का बड़ा भी टॉपिक है, रासायनिक गणनाएं, केमिकल कैलकुलेशन, जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक हम पढ़ने वाले हैं, लिमिटिंग रिएजेंट हम पढ़ने वाले हैं, और साथ साथ में हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स को, रासायनिक गणनाएं के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं कि भारत का योगदान क्या रहा है रासायनिक विज्ञान में। रासायनिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रासायनिक विज्ञान कौन से विज्ञान को बोलते हैं। देखो, विज्ञान की मेजरली 3 शाखाएं हैं, 3 ब्रांचेस हैं। जैसे एक रसायन विज्ञान है, एक भौतिक विज्ञान है और एक जीव विज्ञान है। ऐसे ही रासायनिक विज्ञान के अंदर हम विज्ञान की किस के बारे में पढ़ाई करते हैं, किसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले रासायनिक विज्ञान की परिभाषा को समझते हैं। रसायन विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो पदार्थों की संरचना के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, गुणों के बारे में और उसके परिवर्तन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में जो हमको बताता है, वो विज्ञान आपका कहलाता है रसायन विज्ञान। ओवरऑल अगर देखा जाए तो रसायन विज्ञान में हम जो स्टडी करते हैं वो करते हैं पदार्थ की, या पदार्थ की जगह द्रव्य भी बोल सकते हैं, या फिर मैटर द्रव्य या पदार्थ की जब हम स्टडी करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी संरचना कैसी है, उसके गुणधर्म प्रॉपर्टीज कैसी हैं, और उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या क्या उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, इन सब की जब हम स्टडी करें, इन सब का जब हम अध्ययन करें तो हम उसको बोलते हैं रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान क्या होता है आप समझ गए होंगे। इससे हमको ये भी समझ में आता है कि रसायन विज्ञान है तो बाकी सब विज्ञान भी एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सब साइंस के बारे में भी पढ़ पाते हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं, हम चारों तरफ जो भी हमारे सराउंडिंग्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी पदार्थ हैं, जो भी द्रव्य हैं, वो सब पदार्थ ही हैं। और उस पदार्थ की उसका गहन अध्ययन करना, उसके बारे में डेप्थ स्टडी से पढ़ना ही केमिस्ट्री है, या फिर रसायन विज्ञान है, या फिर रसायन शास्त्र है। तो रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान क्या होता है ये तो आप समझ गए होंगे। अब इस चैप्टर में क्योंकि हमको पढ़ना है रसायन विज्ञान के पूरे बारे में, पदार्थ की कैसे संरचना होती है, उसकी गुणधर्म कैसे हैं, प्रॉपर्टीज कैसी है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हैं, तो सबसे पहले जानना जरूरी हो जाता है कि ये पदार्थ क्या है। पदार्थ को समझ पाएंगे, द्रव्य को समझ पाएंगे, तो हम उसकी संरचना, प्रॉपर्टीज, गुणधर्म और उसके ट्रांसफॉर्मेशंस को भी समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि जो रसायन विज्ञान का जो ओरिजिन है, रसायन विज्ञान का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे हमने इसके बारे में जाना, क्या प्राचीन भारत वाले भी इस साइंस के बारे में जानते थे। तो चलिए फटाफट से इसको हम देखते हैं। प्राचीन भारत में रसायन, केमिस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया। रसायन शास्त्र को प्राचीन भारत में रसायन शास्त्र भी बोलते थे, रसायन विज्ञान को रस क्रिया भी बोलते थे, या फिर रस विद्या भी बोलते थे। अब ये बहुत सारे एरियाज में काम करते थे प्राचीन भारत में, जैसे धातु कर्म, मेटलर्जी के बारे में, औषध निर्माण, फार्मेसी के बारे में, कॉस्मेटिक्स, इन सब में पहले से ही प्राचीन भारत से ही यूजफुल ये हमारे लिए रहा है। आज के डेट में भी हम रंगाई का काम करते हैं, कपड़े डाई होते हैं, कलर्स होते हैं, वो सब केमिस्ट्री की वजह से ही हो पाता है, रसायन विज्ञान की वजह से ही हो पाता है। इवन जो भी ग्लास मेकिंग का वर्क होता है, कांच का जो निर्माण होता है, आज भी हम पहले से भी जानते थे और आज भी कंटिन्यू उस पर जैसे जैसे डेवलप चीजें हो रही हैं हम इसको समझ रहे हैं। एंड फार्मेसी
इसके बिना तो कोई काम ही नहीं है। औषधि निर्माण में, है ना, मेडिकल फील्ड में कितना योगदान देता है साइंस, आप सबको ये पता है। तो प्राचीन भारत में ये सारे जो काम थे, ये सब इसके बारे में जो हमने स्टडी किया, अध्ययन किया, वो क्या रसायन शास्त्र या फिर रस क्रिया में या फिर रस विद्या में। अब इसके कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं कि कहाँ कहाँ इसके बारे में उल्लेख मिला, प्राचीन भारत के लोग कैसे जानते थे, ये हमको कहाँ से पता चला। ये मोहनजोदड़ो से हमको पता चला। मोहनजोदड़ो या फिर छड़िया में खुदाई से पता चलता है कि जो प्राचीन भारत है उसमें रासायनिक विज्ञान की तकनीकों का बहुत पहले से ही यूज किया जा रहा था। जैसे कंस्ट्रक्शन में यूजफुल रहा है। जैसे मोहनजोदड़ो में या हड़प्पा में, आपने 10th क्लास तक पढ़ा होगा SST में, कि वहां पर जो ईंट थी वो एक समान थी, उनका जो रेशो था वो यूनिफॉर्म रेशो था, एक समान ईंट का वहां पर संरचना थी, उसका उपयोग किया जाता था। मिट्टी के बर्तनों को बड़े पैमाने पर रासायनिक प्रक्रियाओं से, केमिकल प्रोसेस से ही बनाया जाता था। तो मोहनजोदड़ो जो बहुत पुरानी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता, वहां पर भी इसके हमको पुरातात्विक साक्ष्य देखने को मिलते हैं, कुछ एविडेंस देखने को मिलते हैं। सीमेंट में हमको ये पता चला, वो जो यूज करते थे अपने घरों को बनाने के लिए, मिट्टी के जो घर थे, मतलब पकी हुई ईंटों से जो घर बनाते थे, उसमें वो यूज करते थे कैल्शियम कार्बोनेट का, जो हम आज नाम जान रहे हैं, और उस समय वो यूज भी करते थे कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट को वो मिलाते थे रेत में, है ना, जिसके अंदर चूना भी मिलाते थे, लाइम को मिलाते थे, कैल्शियम कार्बोनेट, और फिर उससे अपने अपने घरों का निर्माण करते थे। तो बहुत पहले से रसायन विज्ञान के कुछ साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। कांच के बारे में, फायंस के बारे में, फायंस क्या है, फायंस भी एक कांच का नाम है। जैसे ग्लास होता है ना, ग्लास का एक दूसरा नाम फायंस भी है, वो कांच जैसा ही बना होता है, जिसका यूज होता था ऑर्नामेंट्स में, आभूषण में या फिर ज्वेलरीज में उसका यूज होता था। धातुकर्म में इसका यूज होता था। ग्लास एंड डाई में, रंगाई, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया, रंगाई में इसका यूज होता था। तांबे और लोहे के निष्कर्षण में, जब हम तांबे या लोहे का निष्कर्षण करें तो वहां पर भी हमारे लिए ये रसायन विज्ञान काफी उपयोगी थी। फिर हमको साक्ष्य मिलता है इसके बाद में ऋग्वेद में चमड़े की रंगाई करी जाती थी। तो रंगाई का तो कॉन्सेप्ट ही, रंगाई में तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, पूरा चेंज ही हो जाता है, और जब पदार्थ के अंदर कुछ बदलाव आता है, कुछ परिवर्तन आता है, वही तो हमने पढ़ा, वही तो रसायन विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं। तो ऋग्वेद में भी चमड़े की रंगाई के और कपास रंगाई के बारे में बताया गया है। तो ऋग्वेद के में भी हमको ये पता चला। उसके बाद मिट्टी के बर्तन पॉलिश होते थे, तो पॉलिश भी केमिस्ट्री की वजह से होती है। फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमको पता चला, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक विधि थी समुद्र से नमक प्राप्त करने की। तो समुद्र से नमक प्राप्त करने की जो एक विधि है, एक प्रक्रिया है, वो पूरा रसायन विज्ञान के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो वो वहां से पता चला पुरानी साहित्य से। वैदिक साहित्य से हमको बहुत सारी चीजें पता चली, जैसे रंगीन मिट्टी के बर्तन हमको वैदिक साहित्य से पता चला, और चांदी के आभूषण, सोने के आभूषण का जो कंपोजिशन है, उसके अंदर जिस अनुपात में उनको रखना है, वो हमको पता चला वैदिक साहित्य से। सुश्रुत संहिता से हमको बहुत सारी चीजें पता चली। जैसे सबसे बड़ी चीज वहां से पता चली मेडिकल के लिए औषधि की, वहां पर बहुत ज्यादा औषधि का यूज हमको किया गया था। सुश्रुत संहिता में किसके बारे में पता चलता है, औषधियों के बारे में पता चलता है। कुछ औषधियां वहां पर हमको मिली हैं, जिसका हम आज भी मॉडर्न साइंस में भी उसका यूज करते हैं। चरक संहिता में हमको सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में मिला। सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में सबसे पहले हमने चरक संहिता में ही जाना था। नाइट्रिक अम्ल के बारे में, टिन के बारे में, जिंक के बारे में, कॉपर के बारे में, लोहा आयरन के बारे में, लेड की ऑक्साइड, सल्फेट, इन सभी को बनाने की जो तकनीक है, जो टेक्निक्स है, वो हमको कहाँ से पता चली है, चरक संहिता से। तो आप देख सकते हैं कि एंशिएंट इंडिया में साइंस को लेकर, मतलब जो भारत है साइंस को लेकर कितना आगे रहा है। स्टार्टिंग में प्राचीन भारत में बहुत सारी चीजें जिसको आज मॉडर्न साइंस में फॉलो करती है, वो हमको अपने इन से मिली हैं। चरक संहिता से, सुश्रुत संहिता से, वैदिक साहित्य से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, इतनी सारी चीजों के हमको साक्ष्य देखने को मिलते हैं। फिर आपका एक आता है रसोपनिषद, ये भी वैदिक के टाइम का एक उपनिषद है, जिसमें हमको मरकरी कैसे बनता है, मरकरी बनाने की प्रक्रिया के बारे में पता चलता है, मरकरी के बनाने की प्रक्रिया के बारे में। फिर तमिल साहित्य में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे सल्फर कैसे बनता है, सल्फर मतलब गंधक जिसको हम बोलते हैं, चारकोल कैसे बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में, फिर मरकरी के
का यूज करके पटाखे कैसे बना सकते हैं, पटाखे के बारे में उल्लेख है। तो ये सारे फायर क्रैकर्स कैसे बनेंगे, इन सब का यूज करके ये सब हमको तमिल साहित्य से मिला है। जैसे आज की डेट में तो काफी प्रचलन है कि गंधक से यानी कि सल्फर से पटाखे बनाने का, और बहुत सारे केसेस दिवाली पर हम देखते भी हैं। तो ये सबसे पहले जो हमको मिला वो कहाँ से मिला था, तमिल साहित्य से हमको ये मिला। तमिल से हमको इसके बारे में पता चलता है। प्राचीन रासायनिक तकनीकें कौन कौन सी थी जिससे हम ये सारी चीजें बना पा रहे थे, समझ पा रहे थे, किन किन चीजों की तकनीक का प्रयोग करके सब कर रहे थे, थोड़ा हम उसके बारे में समझते हैं। वैदिक ग्रंथ में, अर्थवेद में एक वर्मिलन यानी कि रुलता, मंदर यानी कि माइरोबेलन, सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर तो आप जानते ही हैं, एंड ओर्पिमेंट कर्मज और लाख, इन पदार्थों का, इन सब्सटेंसेस का इसके बारे में उल्लेख है। जैसे लाख तो आपने वैसे भी सुना होगा कहानियों में कि लाख की चूड़ियां, हालांकि आप अब नहीं बनती है, बट लाख की चूड़ियां जैसे, तो लाख क्या है, एक पदार्थ है, उससे उसको मेल्ट करके उसको गलाकर चूड़ियां बनाई जाती है। तो ऐसे इन सब जो टेक्निक्स थी ना वो सारी नेचर से ही जुड़ी हुई थी। जैसे सनफ्लावर का यूज करके कुछ चीजों को बनाया जाता था। तो ये जो सब टेक्निक्स थी वो सब नेचुरल टेक्निक्स थी। रंगाई के लिए, जैसे रंगाई के लिए यूज करते थे, अपने बालों को रंगने के लिए उस टाइम यूज करते थे पीभा का, पीभा जिसको आज के डेट में नील बोलते हैं ना, जैसे हाईलाइट कलर करवाते हैं नीला, तो वहां पर हम इंडिगो का यूज करते थे, इंडिगो, जो अंग्रेजों ने भी यहाँ से बहुत सारा हमारे यहाँ से सस्ते दामों में खरीदा नील, और इंडिगो को उसमें महंगे दामों में बेचा, वही इंडिगो है ये, जिसको उस समय पीभा बोलते थे। खनिज के बारे में, जैसे आयरन पाउडर, लोहे का पाउडर, काला लोहा, ब्लैक आयरन, स्टील, और चावल के खट्टे द्रव्य यानी कि फर्मेंटेड राइस, जब चावल को हम काफी देर तक भिगोकर रख देते हैं, ऐसे वाला राइस, फर्मेंटेड राइस का वाटर का उपयोग होता था। ठीक है, रंगाई के लिए इन सब टेक्निक का उपयोग होता था। तो रंगाई के लिए 3-4 टेक्निक आपने देखी है। एक तो इंडिगो का यूज करते थे, दूसरा यूज करते थे लोहे के चूर्ण का, काला करने के लिए बालों को यूज करते थे लोहे के काले पाउडर का, ब्लैक आयरन का यूज करते थे, काले लोहे का यूज करते थे, स्टील का भी यूज करते थे, और फर्मेंटेड राइस वाटर, राइस को रात भर भिगोकर रख दिया, फिर उससे जो पानी निकलेगा वो स्टार्च वाला, जिसको हम आज के डेट में स्टार्च बोलते हैं, उस समय उस फिर वाटर का यूज करते थे अपने बालों के लिए, जो आज भी हेल्दी माना जाता है बालों के लिए। उस समय रंगाई के लिए ये सारे टेक्निक्स का यूज करते थे। सौंदर्य प्रसाधन यानी कि कॉस्मेटिक्स में क्या क्या यूज करते थे, परफ्यूम का यूज करते थे, जिसका नाम था, उस टेक्निक का नाम था गंध युक्ति, उसमें वो परफ्यूम बनाते थे। और माउथ फ्रेशनर्स उस समय भी बनता था। बाथिंग पाउडर्स बनाने की टेक्निक्स हमारे पास पे पहले से ही अवेलेबल है। उसके बाद में ऐसे बहुत सारे कॉस्मेटिक्स के लिए कुछ टेक्निक्स आपके बुक में गिवन है जो एंशियंट इंडिया में यूज होती थी। उसके बाद वराहमिहिर का वृहत संहिता में इत्र के बारे में यानी कि परफ्यूम के बारे में और कॉस्मेटिक्स के बारे में भी बताया गया है, जिससे हमको ये समझ में आता है कि डेफिनेटली एंशियंट इंडिया केमिस्ट्री को लेकर, साइंस को लेकर कितना आगे रहा था, कितनी सारी चीजों का या बहुत सारी नॉलेज हमारे इंडिया में साइंस को लेकर डेवलप थी। वो आज के डेट में हम उसका यूज नहीं कर पाए, बट आज के डेट में हम काफी पीछे हो गए हैं साइंस और तकनीक की दुनिया में, हम बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, हमारी शुरुआत एंशियंट इंडिया में बहुत मॉडर्न थी, हम बहुत डेवलप की तरफ से, बहुत सारी रिसर्च हमारे यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो बहुत सारा इंपॉर्टेंस है एंशियंट इंडिया का। जैसे अब समझते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि एंशियंट इंडिया में तो पूरी नॉलेज थी, प्रॉपर नॉलेज थी केमिस्ट्री की, आगे इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, वो एक अलग मैटर है, धीरे धीरे डेवलप चीजें हो रही हैं। लेकिन यहाँ से ही, जैसे मैंने एग्जांपल लिया सुश्रुत संहिता का, वहां से ही जो एक प्लास्टिक सर्जरी का आपने नाम सुना होगा, वो वहां से ही अडोप्ट किया गया है। पहले स्टार्टिंग में जो विधि उस बुक में लिखी हुई है उसी को पढ़कर सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी को किया गया था, उसको बस आगे फिर अब डेवलप आज की डेट में उसको कर दिया गया है। तो बहुत सारी एंशियंट इंडिया की नॉलेज के बारे में आपने समझा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, केमिस्ट्री कितनी इंटरेस्टिंग है ये समझने के लिए इसको समझना जरूरी है। अब समझते हैं केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस। केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री।
तो केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस, क्योंकि हमने समझा केमिस्ट्री कैसे है, रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम पदार्थों की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। मान लीजिए मेरे हाथ में एक पदार्थ है, इसकी संरचना कैसी है, क्या हम इसका कुछ बदलाव कर सकते हैं डाई से, और भी बहुत सारे तरीकों से कैसे हम परिवर्तन इसका कर सकते हैं, या फिर इसकी संरचना कैसी है, इसकी क्या क्या गुणधर्म है, इसके क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इन सब के बारे में अगर स्टडी करेंगे तो उसी को बोलते हैं रसायन विज्ञान या फिर रसायन शास्त्र। इजी। रसायन शास्त्र के बारे में इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो हमको समझ में आता है कि फार्मेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी मेडिकल्स होती हैं, मेडिकल के फील्ड में साइंस केमिस्ट्री के बिना कुछ नहीं है। सारी मेडिसिन किससे बनती है, केमिस्ट्री के नॉलेज से, रसायन विज्ञान के ज्ञान से ही बनती है। फार्मेसी में जैसे और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं, सिस्प्लाटिन और टैक्सोल, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और एमसीक्यूज में वन वर्ड में आपसे पूछे भी जा सकते हैं। सिस्प्लाटिन और टैक्सोल ये कैंसर के यूज के लिए कैंसर के यूज के लिए ये दवाई है, कैंसर के यूज में, थेरेपी में हम इन दवाई का यूज करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैंसर जिसको कुछ समय पहले तक हम ऐसा लगता था कि इसकी कोई दवाई नहीं है, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो ये उसमें भी यूज आती है, और कि किसकी वजह से है, ऑल अबाउट रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री की वजह से ये पॉसिबल है। नेक्स्ट, एजिडोथाइमिडिन को एजीटी बोलते हैं, और ये यूज होती है एड्स के लिए, एड्स में ये काम में आती है, एड्स की हेल्प में ये हमारे लिए यूजफुल होती है। आगे समझते हैं, तो फार्मेसी में तो केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंस है। आगे समझते हैं इंडस्ट्री में जैसे डाई की इंडस्ट्री में, रसायन विज्ञान में, रंग के में, पॉलीमर्स, प्लास्टिक बनाने में, पॉलिथीन्स वगैरह बनाने में, या फिर आस्त बनाने में यूजफुल है, जिसको एडिसिव बोलते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री में ये हमारे लिए नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट भी देती है। तो ऐसे इन सब में रसायन विज्ञान की इंपॉर्टेंस है। टेक्नोलॉजी के में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। हम केमिकल प्रिंसिपल्स को पढ़कर, रासायनिक सिद्धांतों को पढ़कर समझकर हम आगे रिसर्च कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी की स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। जैसे हमने कुछ करे भी हैं, जैसे मैग्नेटिक के बारे में, चुंबकीय के बारे में हमने अध्ययन किया, हमने इलेक्ट्रिकल के बारे में समझा, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज यानी कि प्रकाशीय गुणों के बारे में हमने समझा, और इसी से हमको ये पता चला केमिस्ट्री का अध्ययन करते करते, टेक्नोलॉजी जब डेवलप हो रही थी, कि जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो दो तरीकों से बिहेव करता है, दो तरीकों से वो व्यवहार करता है। जैसे एक तो वो वेव नेचर होता है, यानी कि तरंग का उसका नेचर होता है, दूसरा उसका पार्टिकल नेचर, यानी कि उसका जो नेचर है वो कण जैसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी स्टडी हमको कहाँ से मिलती है, केमिस्ट्री का स्टडी करके ही मिलती है। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बाद में, कि इसकी इंपॉर्टेंस एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा है। जैसे ओजोन डिप्लीशन, ओजोन का अवक्षय, आप एनवायरमेंट स्टडी में ही पढ़ते हैं। एनवायरमेंट स्टडी इस बार वैसे अभी डिलीटेड है आपकी केमिस्ट्री से। ग्रीन हाउस गैस, मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का एक जो मैनेजमेंट, एक प्रबंधन है, ये काफी चैलेंजिंग है, तो इसको भी बैलेंस करती है केमिस्ट्री। फिर फ्यूचर चैलेंजेस के लिए भी केमिस्ट्री हमारी बहुत काम के लिए है। जैसे बायोकेमिकल प्रोसेस, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैसे करें, कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करें, सतत विकास जिसको हम बोलते हैं, तो वो केमिस्ट्री के अध्ययन की वजह से ही पॉसिबल है। ठीक, आते हैं इस बुक की, ये तो थी केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, केमिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई एंशिएंट इंडिया में, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस थी, भारत में साइंस कितने आगे थी, हमने उन सब के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं अपने पहले टॉपिक, द्रव्य की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ मैटर। द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य या फिर इसको, अब आपकी बुक में द्रव्य और द्रव में कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए आपको इंग्लिश टर्म को भी साथ में लेकर चलना है, बिकॉज इंग्लिश टर्म भी इतनी ही जरूरी है जितना आपके लिए हिंदी, क्योंकि आगे आपको इन फ्यूचर इंग्लिश के टर्म्स के साथ ही डील करनी पड़ेगी, इंग्लिश के टर्म्स के साथ ही आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए आपको यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म्स में दिया गया है। द्रव्य की प्रकृति, तो पहले समझते हैं द्रव्य क्या है। द्रव्य को बोलते हैं मैटर। तो मैटर क्या है, मैटर हर वो चीज है, या द्रव्य या पदार्थ, एक ही बात है सर, पदार्थ या द्रव्य हर वो चीज है जिसके पास में कुछ वजन होता है, जिसके पास में कुछ द्रव्यमान होता है, वजन को के साइंस की लैंग्वेज में हम द्रव्यमान भी बोलते हैं, जिसमें पास कुछ द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ये एक पदार्थ है, ये एक द्रव्य है, क्योंकि इसके पास में कुछ वजन है, कमी सही लेकिन कुछ तो वजन है, और ये जहां भी आप इसको रखेंगे तो वो उतना स्थान घेर लेगा, उतने स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, उतना स्थान घेर लेगा। तो पहले समझते हैं मैटर क्या है। तो मैटर या द्रव्य वह सब कुछ है जिसका द्रव्यमान होता है और
जो स्थान घेरता है। जैसे हम, आप, हमारे चारों तरफ जो भी सारी चीजें हैं सब द्रव्य हैं, सब पदार्थ हैं। आसपास जो भी चीजें हम देख सकते हैं वो सभी की सभी क्या है, द्रव्य है, सभी की सभी पदार्थ हैं। तो एग्जाम्पल उसके बहुत सारे हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये सॉलिड है का फिगर है, ये गैस का फिगर है, ये लिक्विड का फिगर है। सॉलिड यानी कि ये ठोस का फिगर है, ठोस बोलते हैं। गैस यानी कि गैस को गैस ही बोलते हैं। लिक्विड यानी कि द्रव, लिक्विड यानी कि द्रव। ये आपके सामने द्रव्य का फिगर है। सॉलिड में क्या होता है, अभी आपको यहाँ पर दो तीन चीजें याद रखनी पड़ेगी। जैसे एक आपको याद रखना पड़ेगा अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सबसे पहले बात करते हैं इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में, अंतरा आणविक बल के बारे में। अंतरा आणविक बल जो सॉलिड का होता है, जो ठोस का होता है, वो बहुत ही ज्यादा बलशाली होता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। अंतरा आणविक बल कैसा होता है, उच्च होता है। कैसा होता है भाई, बहुत ज्यादा होता है, उच्च होता है। गैस की बात करें, गैस का जो अंतरा आणविक बल है, गैस का अंतरा आणविक बल द्रव से ज्यादा होता है, मतलब द्रव से कम होता है, यानी कि सबसे कम होता है, आप लिख सकते हैं इसका अंतरा आणविक बल सबसे कम होता है। और अगर लिक्विड की बात करें, द्रव की बात करें, तो इसका अंतरा आणविक बल जो है, इसका अंतरा आणविक बल द्रव से ज्यादा होता, गैस से ज्यादा होता है और ठोस से कम। गैस से ज्यादा होता है, गैस से ज्यादा, ठोस से कम। गैस से ज्यादा और ठोस से कम होता है। तो ये तो था इनका अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल क्या होता है, अब मन में सवाल होगा। अंतरा आणविक बल बोलते हैं एक ऐसा बल जो जिसके अंदर आकर्षण की क्षमता होती हो, यानी कि जो ठोस के अंदर कण होते हैं वो बहुत ही उच्च होते हैं, वो बहुत ही पास पास होते हैं, उनके सारे कण एक दूसरे की तरफ बहुत ही ज्यादा आकर्षित रहते हैं। तो अंतरा आणविक बल कैसा रहता है, उच्च। सारे कण आपस में कैसे रहते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव रहते हैं, आकर्षित रहते हैं। गैस के सबसे कम रहते हैं, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स आप देख सकते हैं, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, गैस के जो कण हैं वो दूर दूर है। द्रव की अगर कण की बात करें तो द्रव के कण थोड़े से सॉलिड से, यानी कि ठोस से थोड़े से दूर है, बट गैस से काफी पास में है। कुछ कुछ पास में भी इस तरीके से जुड़े हुए गैस द्रव के कण देखने को मिलते हैं। तो अंतरा आणविक बल आपने समझा। अब अगर इनकी आकृति की बात करें, द्रव की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर तीन होते हैं, वो हमने पढ़ा। एक ठोस होता है, एक द्रव होता है, एक गैस होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनका जो शेप होती है वो निश्चित होती है, वो फिक्स शेप होती है। और इसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो भी कैसा होता है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, यानी कि फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। इसका मतलब ये है, जैसे ये मेरे हाथ में है, ये सॉलिड है, ये ठोस है। अब इसका जो शेप है, आप इसको कहीं भी लेकर जाएं, इसका शेप इतना ही रहने वाला है। इवन जितना इसका वजन है, जितना ये स्थान घेरता होगा, उतना ही ये स्थान हर जगह घेरेगा, चाहे इसको आप कहीं भी रख ले। तो वॉल्यूम का मतलब होता है, आयतन का मतलब होता है कि कितना स्थान उसने घेरा है, कितना स्थान उसने घेरा है, कम या ज्यादा, कितना स्थान घेरा है उसके बारे में यहाँ पर बात हुई है। और कितना उसका वजन है, यहाँ पर वजन से आयतन का मतलब है। द्रव की बात करें तो द्रव में भी इसका जो आयतन होता है वो तो निश्चित होता है, यानी कि अगर आपके पास में पानी है, पानी अगर 1 लीटर आपने लिया है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे आप उस 1 लीटर को 1 लीटर वाली बोतल में रख लें, या परात में रख लें, या आप उसको किसी बड़े कंटेनर में रख लें, या बाल्टी में रख लें। वो सारे जो भी आपका द्रव होगा, लिक्विड होगा, वो उतना ही रहेगा, 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा। इसलिए आयतन तो उसका निश्चित होता है, लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है। उसके जो शेप्स होती हैं वो वेरिएबल हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। अगर आप ग्लास में रखेंगे तो ग्लास जैसी शेप का हो जाएगा, अगर आप बड़े से परात में रखेंगे तो परात जैसी शेप का हो जाएगा, अगर आप उसको किसी बकेट में रखेंगे, बाल्टी में रखेंगे, तो उसकी जैसे शेप का हो जाएगा। तो द्रव का जो आयतन होता है वो निश्चित, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। गैस की बात करें, गैस का ना तो कोई फिक्स शेप होती है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम, ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही उसका निश्चित आयतन होता है। तो आपने दो चीजें अभी आज समझी, एक तो अंतरा आणविक बल, फिर आपने समझा अंतरा आणविक बल के बाद में उसका आयतन और उसके आकार से जुड़े हुए अंतर ठोस, द्रव और गैस के। अब कणों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही
दिखा दिया है। अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकल कैसे है, जो सॉलिड है सॉलिड के बहुत पास में है। कणों की व्यवस्था कैसी है, बहुत पास पास है। बिल्कुल भी हमको ऐसा लग रहा है कि इसके जो पार्टिकल्स है इनके अंदर कोई गैप ही नहीं है, बहुत ही पास पास जो गैप है वो बिल्कुल ही एकदम से नगण्य है, दिखाई नहीं देता। गैस के जो पार्टिकल्स हैं दूर दूर होते हैं, गैस के पार्टिकल्स जो कण है वो दूर दूर होते हैं, और द्रव्य के जो कण होते हैं वो गैस से पास में होते हैं, थोड़े गैस से पास में होते हैं लेकिन ठोस से दूर होते हैं। गैस के कंपेयर में पास होते हैं, वैसे दूर होते हैं, गैस से कम दूर। ठीक है, तो ये आपने नेचर ऑफ मैटर यानी कि द्रव्य के प्रकृति के बारे में समझा, और फिर आपने समझा द्रव्य की अवस्थाएं के बारे में, यानी कि 3 टाइप की द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं। हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, अगले सेशन में हम करेंगे कि द्रव्य का वर्गीकरण, एक भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण, उसके बारे में समझेंगे। इजी ग्रो अप में 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स IIT JEE नीट एंड ड्रॉप की तैयारी कराई जाती है। जिन बच्चों को तैयारी करनी है वो इस नंबर पर कॉल करके अपनी सीट को बुक कर सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। हम जो आपको प्रोवाइड कराते हैं थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। लाइव क्लासेस होती हैं, स्मॉल बैच, जिसकी वजह से इंडिविजुअल फोकस हर बच्चों को मिलता है। क्लास नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। विजुअल लर्निंग 3D मॉडल्स की वीडियो के साथ में आपको समझाया जाएगा। जहां जहां भी आपको दिक्कत आएंगी, क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होती हैं। PYQs टेस्ट सीरीज आपको हर वीक में आपको कराई जाएगी। रिकॉर्डेड वीडियो आपको अवेलेबल होगी, रिकॉर्डेड क्लास जो भी क्लास आपकी होगी वो साथ साथ में लाइव क्लास के साथ साथ में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, बिकॉज ये उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इतना लर्निंग वाला पार्ट। हम कई बार चीजों को सीख तो लेते हैं बट लिखना कैसे एग्जाम में हम नहीं समझ पाते हैं, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। और आपको स्टडी मटेरियल जो भी है आपकी क्लास से रिलेटेड सारा आपको यहाँ पर दिया जाएगा। सो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।